राष्ट्रीय संबंधों की इस दुनिया में क्या कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारी जिंदगी पर कितना असर डालते हैं। ग्लोबल पीस से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसीज तक इनका रोल हर जगह है। चलिए आज यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सबसे जरूरी निकायों पर एक तेज नजर डालते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ताकत से, फिर समझेंगे G7 का आर्थिक दबदबा, FATF की पैनी नजर और SCO का बढ़ता भू राजनीतिक महत्व, और आखिर में कुछ और जरूरी गठबंधनों पर भी बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, यह आपके रिवीजन के लिए एक बहुत ही काम की चर्चा होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर कमरों में से एक से, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये वो हाई टेबल है जहां ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी से जुड़े बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और जैसा कि 2009 और 2022 के पेपर्स बताते हैं, यूपीएससी का भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है। अब देखिए, यूएनएससी की बनावट को समझना बेहद जरूरी है, खासकर इसके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स का चक्कर। और हाल ही में जो खबर आई है कि 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए हैं, ये करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। मकसद साफ था, दुनिया को एक और विश्व युद्ध से बचाना। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके फैसले जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, यानी सभी सदस्य देशों को मानने ही पड़ते हैं। यही वो चीज है जो इसे बाकी इंटरनेशनल बॉडीज से बिल्कुल अलग बनाती है। यहां आप यूएनएससी का 2 टियर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक तरफ है P5 यानी परमानेंट मेंबर्स, और दूसरी तरफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो है P5 देशों के पास वीटो पावर और टेम्परेरी मेंबर्स का सिर्फ 2 साल का कार्यकाल। ये पावर इनबैलेंस ही सारी बहस की जड़ है। तो ये वीटो पावर आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये P5 देशों को मिली एक सुपर पावर है। अगर किसी एक P5 देश ने भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है, भले ही बाकी 14 सदस्य उसके पक्ष में क्यों ना हो। सीरियाई संकट जैसे मामलों में हमने इसका इस्तेमाल बार बार देखा है। यूएनएससी की असली ताकत सिर्फ प्रस्ताव पास करने में नहीं, बल्कि इन शक्तिशाली कमिटीज के जरिए जमीनी स्तर पर काम करने में है। जैसे कि 1267 समिति, जो अल-कायदा और आइसिल जैसे आतंकी समूहों पर प्रतिबंध लगाती है। ये ग्लोबल टेररिज्म से लड़ने का एक बहुत बड़ा टूल है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज के एक एक्सक्लूसिव क्लब की, द G7। और ये अभी खबरों में क्यों है? क्योंकि भारत को इसके 51वें शिखर सम्मेलन में एक मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद कितना बढ़ रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, G7 कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। ये दुनिया की करीब 40% GDP को कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि जब ये देश कोई आर्थिक फैसला लेते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। G7 का ये सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। पहले ये G6 था, फिर कनाडा आया तो G7 बना, रूस आया तो G8 हो गया, और फिर 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। G7 की सबसे खास बात पता क्या है? इसका इनफॉर्मल होना। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं, कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और इसके फैसले लीगली बाइंडिंग भी नहीं होते। ये बस एक मंच है जहां दुनिया के बड़े नेता मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा करते हैं। G7 की ही पहल पर बना एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF। इसे आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का वॉचडॉग कह सकते हैं। भारत 2010 में इसका फुल टाइम मेंबर बना था। शुरू में तो इसका काम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने से रोकना था, लेकिन फिर 9/11 जैसे हमलों के बाद इसका दायरा बढ़कर टेरर फाइनेंसिंग को रोकने तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि वक्त के साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। अच्छा, ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ग्रे लिस्ट को आप एक तरह की वार्निंग समझ सकते हैं, एक येलो कार्ड। लेकिन ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब है रेड कार्ड, यानी उस देश को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से प्रैक्टिकली बाहर कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया और ईरान इसके बड़े उदाहरण हैं। चलिए अब अपना रुख पूरब की ओर करते हैं और बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की। इसे अक्सर एक यूरेशियन पावर ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है जो वेस्टर्न अलायंसेस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। SCO का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान इसका 9वां सदस्य बन चुका है और जल्द ही बेलारूस भी शामिल होने वाला है। ये एक्सपेंशन दिखाता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को आकार देने में इस संगठन का प्रभाव बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी शंघाई 5 से, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान का एक साथ शामिल होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे SCO का दायरा सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक फैल गया और भारत के लिए इस क्षेत्र में अपने हितों को साधने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। हाँ, और ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। SCO के 2 परमानेंट बॉडीज हैं। एक है सेक्रेटेरिएट जो बीजिंग में है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता है, और दूसरा है RATS यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो ताशकंद में है, और इसका पूरा फोकस सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर है। चलिए अब आखिर में फटाफट एक रैपिड रिवीजन राउंड करते हैं 2 और इंटरनेशनल बॉडीज का जो भले ही उतने फेमस ना हो लेकिन अपने अपने फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है IOMED जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए ICJ का एक नॉन वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ है JAVI द वैक्सीन अलायंस। इसने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दुनिया भर में खासकर गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। दोनों ही आपके रिवीजन के लिए जरूरी हैं।
तो आज हमने देखा कि कैसे यूएनएससी, G7, FATF और SCO जैसे संगठन हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, असली सवाल ये उठता है कि आने वाले दशक में इंटरनेशनल रिलेशंस की दिशा इनमें से कौन सा संगठन तय करेगा। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अपनी तैयारी जारी रखिए।